हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन की तैयारी बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बड़े ही प्रसन्नता की बात है कि जो तमाम साथी 11 अक्टूबर 2020 को अपना प्रमोशन एग्ज़ाम दिए हैं, उनका हौसला और उत्साह देख के काफ़ी प्रसन्नता होती है कि उनका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा गया है। और यही सब आपके कठिन परिश्रम का, जो कठोर परिश्रम आपने किया है, उसका नतीजा है। और आप लोगों ने जिस तरह से समय देके कड़ी दर कड़ी उसको सीखा है और एग्ज़ाम के लिए जो मेहनत की है, उसी का ही परिणाम है कि आपका जो रिटन एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से गया है। तो आइए अब पदोन्नति के जो अंतिम पड़ाव के रूप में जो साक्षात्कार होता है, जिसको इंटरव्यू बोलते हैं, उसका सामना कैसे किया जाए। क्योंकि साक्षात्कार जो है 20 नंबर के होते हैं और सफलता के इस मुकाम पर एक एक नंबर जो है काफ़ी कीमती होते हैं। तो साक्षात्कार का अगर बेहतरीन तरीके से तैयारी की जाए, उसका सामना अच्छे तरीके से किया जाए, तो आपकी सफलता है सुनिश्चित हो जाती है, आपका मनोबल जो है बढ़ जाता है। और अच्छे तरीके से जब आप इसका सामना करते हैं और अच्छे परिणाम के साथ जब आप सफल होते हैं, तो आप में एक अलग से आंतरिक ऊर्जा का संचार होता है, जो आने वाले कई समय तक वो जो है आपको लाभ देता रहेगा। तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम लोग सीखेंगे कि साक्षात्कार का सामना किस तरीके से करेंगे और साक्षात्कार की उस छोटे से छोटे पहलू के बारे में आज चर्चा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान प्रदीप पाटिल साहब, जो एक अनुभवी बैंकर हैं। काफ़ी तजुर्बा है बैंकिंग में, कई इंटरव्यू बोर्ड्स में भी शामिल रहे हैं और कुशल प्रशिक्षक हैं और समसामयिक विषयों पर प्रमुख समाचार पत्रों में वो अपने विचार या मंथन जो है वो लिखते रहते हैं। तो ऐसे जो अनुभवी साथी का आज हमको इस चर्चा में जो है लाभ मिलेगा और निश्चित तौर से आप यकीन मानिए, अगर इस चर्चा को आप पूरा देख पाते हैं तो आप बेहतर तरीके से साक्षात्कार का सामना कर पाएंगे। तो चलिए सीधे लिए चलता हूं पाटिल साहब के पास। पाटिल साहब, आपका बहुत बहुत नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आज इस प्लेटफॉर्म में। जी हाँ पाटिल साहब, हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे चर्चा कर पाएंगे और साक्षात्कार का सामना से संबंधित सीधी बात आपसे करेंगे और कुछ सवालों के जवाब आपसे चाहेंगे और आपके द्वारा दिए गए जवाबों से हमारे काफ़ी साथी जो है लाभान्वित होंगे और सफलता के इस अंतिम पड़ाव को बड़ा ही आसानी से वो पार कर लेंगे और पदोन्नति परीक्षा में सफल हो पाएंगे। पाटिल साहब, पहला सीधा सवाल आपसे ये है कि आपको काफ़ी बैंक का अनुभव है, बैंकिंग जो गतिविधियों का अनुभव है और ऐसे काफ़ी प्रमोशन प्रोसेस में आप भाग लिए हैं प्रत्यक्ष तौर से। तो मैं पूछना चाहूँगा कि बैंकिंग के कैरियर में प्रमोशन एग्ज़ाम में इंटरव्यू जो साक्षात्कार है, उसका कितना अहम रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंट्स होते हैं साक्षात्कार के, मेरे साथियों को बताएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। पाटिल साहब नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, मुझे आज आपने यहाँ पर आमंत्रित किया, लोगों से मुखातिब होने का अवसर प्रदान किया। मेरा अपना ये मानना है कि कोई भी उत्कृष्टता, सफलता या हमें एक अच्छी उपलब्धि जो जीवन में प्राप्त होती है, वो हमारे सतत प्रयासों का परिणाम होती है। हमारी सुचिंतित जो कार्य प्रणाली होती है, उसी का ये नतीजा होता है, उसी का ये रिजल्ट होता है कि हम इन सफलताओं को प्राप्त करते हैं। ये सफलताएं हमारे जीवन में आकस्मिक नहीं होती। जहाँ तक आपका ये प्रश्न है कि जो साक्षात्कार होता है वो हमारी सफलता में कितना अहम रोल अदा करता है, तो मेरी अपनी ये सोच है, मान्यता है कि जो साक्षात्कार होते हैं वो आपके व्यक्तित्व को देखने समझने का, जो मैनेजमेंट के जो वहाँ पर प्रतिनिधि बैठे होते हैं, उनके लिए एक बड़ा ही सशक्त माध्यम होता है। उसके माध्यम से आपके अंदर में जो संभावनाएं विद्यमान होती हैं, आपके अंदर में जो पोटेंशियल होता है, उसको वो इवेल्युएट करते हैं, उसको वो एग्जामिन करते हैं, उसका वो असेसमेंट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। और उस समय जो निर्णय लिया जाता है, पैनल के सभी सदस्यों का जो एक सामूहिक निर्णय होता है, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर में जो मौजूद संभावनाएं हैं उसको एक तरह से वो अप्रूवल देते हैं, उसकी पुष्टि करते हैं। तो इस दृष्टि से मेरा अपना ये मानना है कि साक्षात्कार जो होता है वो आपके पूरे व्यक्तित्व को एग्जामिन करने के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एक टूल होता है, एक माध्यम होता है। जी हाँ पाटिल साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई, साक्षात्कार के महत्व के बारे में बताया और साक्षात्कार जो है आपकी सफलता को क्या दिशा दे सकती है, इसके बारे में बताया। जी हाँ पाटिल साहब, हमारे तमाम साथी जानना चाहते हैं कि साक्षात्कार का सामना कैसे किया जाए। ये बुनियादी सवाल है, छोटी छोटी तैयारी किस तरह से किया जाए, साक्षात्कार का सामना जो किस तरह से किया जाए, अगर आप इस पर मार्गदर्शन देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी, जहाँ तक इंटरव्यू की तैयारी या जो साक्षात्कार का सामना
करने का प्रश्न है, तो साक्षात्कार का सामना करने के लिए हमें जो तैयारी करनी है वो बहुत ही बुनियादी चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे पोशाक में, हमारे पहनावे में, हमारे परिधान में स्वच्छता और सादगी दोनों का मिश्रण होना बहुत जरूरी है। हम कपड़े भले ही पुराने पहने, और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि कपड़े एकदम से नए न पहने, क्योंकि हमारा बरबस ही उस पर ध्यान जाएगा। कपड़े भले ही हम पुराने पहने, लेकिन स्वच्छ होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, ऊपर से नीचे तक, यानी हमारे शूज वगैरह ठीक तरीके से पॉलिश किए हुए हों, हमारी कटिंग ठीक ठाक हुई हो, दाढ़ी वगैरह जो हमारी है वो बेतरतीब न हो, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और जब हम प्रवेश करते हैं उस वक्त प्रवेश करते समय हम उनकी अनुमति लेने के बाद ही प्रवेश करें, और उनकी अनुमति प्राप्त होने के बाद ही सीट हम अपनी ग्रहण करें। सीट ग्रहण करने के पहले उनके प्रति हम अपना आभार व्यक्त करें, उन्हें धन्यवाद दें कि उन्होंने बैठने के लिए आपसे कहा, और बहुत ही विनम्रता का भाव लेकर के अपने चेहरे पर उनके प्रति आई कांटेक्ट जरूर बना करके रखें। चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, क्योंकि आपके आत्मविश्वास की वही एक पहचान होती है। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, 1970 में अल्बर्ट मेहरबीन उनका नाम था। उन्होंने एक सर्वे किया बहुत बड़े पैमाने पर। उस सर्वे के जो नतीजे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ कि हमारे पूरे व्यक्तित्व में हम कितने कम्युनिकेटिव हैं, इस बात का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो 55% उसमें एक अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करती है। उसमें 7% जो है वो सिर्फ स्पोकन वर्ड्स होते हैं, हमारे बोले हुए शब्दों का जो महत्व होता है कम्युनिकेशन में, वो 7% होता है। और 38% यानी 38% जो रोल अदा करती है वो हमारी शैली, जिसे हम टोन कहते हैं। तो भले ही हमारे पास में ज्ञान कम हो, लेकिन हमारी जो देह भाषा है वो बहुत ही मुखर होनी चाहिए, बहुत ही ग्रेसफुल होनी चाहिए। उसमें आक्रामकता न हो, लेकिन उसमें सादगी होनी चाहिए और एक उसमें गरिमा होनी चाहिए। हमारी शैली में भी जो एक हमारा आत्मविश्वास है वो झलकता है। तो इन बातों का अगर हमने ध्यान रखा तो आपकी आधी जंग जो है वो आपने जीत ली। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल साहब। आपने बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताया, ड्रेसिंग सेंस के बारे में बताया, अपने पर्सनालिटी के बारे में बताया, सकारात्मक विचारों के साथ एक सरल तरीके से, सादगी से, स्वच्छता के साथ साक्षात्कार में शामिल होने की बात कही। जी हाँ पाटिल साहब, साथ ही साथ हम जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से ट्रेंडिंग टॉपिक हैं जिस पर आने वाले साक्षात्कार में सवाल हो सकते हैं। आप अपने अनुभव के आधार पर अगर मार्गदर्शन दे पाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिन पर हमारे साथी जो हैं तैयारी करें और साक्षात्कार में शामिल होने के लिए अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकें। जी पाटिल साहब। विजय जी, वर्तमान में जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जिस पर मैनेजमेंट का ध्यान जाता है, जिस पर जो इंटरव्यू कमेटी के जो सदस्य हैं उनका ध्यान जाता है, वो यही है कि वर्तमान में जो कोविड की जो चुनौती हमारे सामने में खड़ी हुई है, ऐसे समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो वित्त मंत्रालय, उसने किस तरह की पहल की कि लोगों को हम इस समस्या से उबारने के लिए, निकालने के लिए उन्हें हम वित्तीय सहायता प्रदान करें, उस पर तैयारी होना बहुत जरूरी है। हाल ही में एक कमेटी का गठन हुआ था जिसे हम कामत कमेटी के नाम से जानते हैं। उन्होंने बिजनेस लोन्स को किस तरह से हम सहूलियतें मुहैया करवा करके उन्हें फिर से खड़ा करने का प्रयास करें, इस दृष्टि से अपनी सिफारिशें दी हुई, संस्तुतियां दी हुई हैं। तो उन संस्तुतियों को, उन रिकमेंडेशंस को हम जरूर देख लें कि किस तरह की उन्होंने संस्तुति प्रदान की है। 4 सितंबर 2020 को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के जो नाम से उसको रिवाइज किया गया है। आपको याद होगा कि एमएसएमई कमेटी, जो एक्सपर्ट कमेटी है, वो यूके सिन्हा जी के अध्यक्षता में गठित हुई है, और एमके जैन जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या और भी सहूलियतें दी जानी चाहिए, क्या परिवर्तन उसमें लाए जाने चाहिए, क्या उसमें सुधार किए जाने चाहिए, उस पर उन्होंने अपनी संस्तुतियां दी हुई है। तो आपने देखा होगा कि अभी जो मुख्य रूप से जो हमारे चेंजेस हुए हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स में, जैसे कि आपका 50 करोड़ रुपए तक का लोन जो होगा स्टार्टअप में, वो एंसिलरी एक्टिविटीज में उसको शामिल किया गया है। एजुकेशन लोन की सीमा जो पहले 10 लाख रुपए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए थी, उसे बढ़ा करके पुनः 20 लाख रुपए कर दिया गया है। यद्यपि आपको याद होगा कि जो एमवी नायर कमेटी जिन्होंने 2012 में अपनी संस्तुतियां दी थी, उसमें एजुकेशन लोन की जो लिमिट थी वो 20 लाख थी, लेकिन लिली वाडेरा जो वर्किंग ग्रुप है, इंटरनल वर्किंग ग्रुप है, उन्होंने 23 अप्रैल 2015 को
इसे रिड्यूस करके 10 लाख रुपए कर दिया गया था, जिसे पुनः 4 सितंबर 2020 को बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन लोन जो है वो बैंकिंग के सीधे लोन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इस पर प्रश्न वो कर सकते हैं। जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है उनको स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। जो रीजनल डिस्पेरिटीज हैं, जो हमारी असमानता है, उन्हें किस तरह से हम मिटा सकते हैं, उस पर बात की गई है। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के जो नाम्स हैं वो आप जरूर देख लें। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशंस जो पिछले 2-3 महीने में आए हुए हैं, उनमें से जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको एक बार आप जरूर देख लें। हमारे जैसे वो स्ट्रीट वेंडर्स की जो स्कीम है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, और इस तरह की जो और भी दूसरी योजनाएं हैं उन्हें आप अवश्य देखें। अभी हाल ही में जुलाई के महीने में आपको याद होगा कि एमएसएमई की जो परिभाषा 2006 से जो प्रचलन में थी वो उसे चेंज कर दिया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके अंतर्गत लाभान्वित किया जा सके, उन्हें फ़ायदा पहुंचाया जा सके। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मुख्य रूप से जो हमारे इकोनॉमी को जिस तरह की चुनौतियों का सामना हमारी आज अर्थव्यवस्था कर रही है, उससे उबारने के लिए जो प्रयास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किए गए हैं, जो वित्त मंत्रालय के द्वारा किए गए हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो किए गए हैं, उन पर अपनी मुख्य नज़र जरूर रखें और उन्हें नोट कर लें। उस पर सवाल निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल साहब, आपने बहुत सारे ट्रेंडिंग टॉपिक बताए जिस पर हमारे साथी जो है तैयारी कर सकेंगे और आने वाले साक्षात्कार में उसका जो है लाभ ले पाएंगे, और ऐसे प्रश्न अगर उनसे पूछे गए तो उनका सही तरीके से उत्तर दे पाएंगे। जी हाँ, आप काफ़ी इंटरव्यू बोर्ड्स में भी शामिल रहे हैं और एक बड़ा तजुर्बा है आपके पास। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उनकी क्या अपेक्षाएं रहती हैं, जो प्रतिभागी जाते हैं साक्षात्कार के लिए या जिस पद के लिए प्रमोशन के लिए जाते हैं उनके लिए जो इंटरव्यू लेने वालों की क्या अपेक्षाएं रहती हैं, अगर इस पर प्रकाश डाल पाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। पाटिल साहब। विजय जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि जो इंटरव्यू बोर्ड में बैठने वाले जो लोग होते हैं, जो अथॉरिटीज होती हैं, उनकी अपेक्षा यही होती है, जो कैंडिडेट वहां पर इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, कि वो किसी भी प्रश्न का टू द पॉइंट आंसर दे, संक्षेप में आंसर दें और घुमाने फिराने की कोशिश न करें। क्योंकि घुमाने फिराने की अगर आपने कोशिश की तो ये आप हमेशा अपने ध्यान में रखें, स्मरण रखें इस बात का कि जो बैठे हुए लोग होते हैं वो अपने अपने फील्ड के, अपने अपने क्षेत्र के महारथी होते हैं, उनके पास में ज्ञान का अपार भंडार होता है, तो वो तुरंत पकड़ लेते हैं इस तरह की जो स्पेकुलेटिव जो गतिविधियां होती है कैंडिडेट की, उसको समझ जाते हैं। और इससे क्या होता है कि अल्टीमेटली जो कैंडिडेट होता है उसकी प्रामाणिकता, उसकी जो एथेंटिसिटी है, उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो इस बात का बिल्कुल भी हमें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है कि अगर किसी प्रश्न का उत्तर हमें मालूम नहीं है तो हम विनम्रता पूर्वक उन्हें सॉरी कह दें। और इससे एक फायदा कैंडिडेट को जो होता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कैंडिडेट को दूसरे प्रश्न जो है विकल्प के रूप में प्राप्त हो जाते हैं, तो उनके जो चांसेस होते हैं प्रश्नों को प्राप्त करने के, वो बढ़ जाते हैं उसमें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह होती है कि कभी भी वहां पर गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी को, अपने बैंक की किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज न करें, उसका जो नकारात्मक पहलू वह न रखें, और कोशिश ये करें, एक्सप्लोर करें कि उसके सकारात्मक पहलू पर आप अपनी जो सोच है वो व्यक्त करें उनके सामने। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि अभी हाल ही में कृषि बिल जो है वो पार्लियामेंट में पास हुए, 3 बिल पास किए गए हैं, और आप देख रहे हैं कि विभिन्न राज्यों में अलग अलग स्थानों पर इन बिलों के खिलाफ, इन बिलों के विरुद्ध आंदोलन चल रहे हैं, किसानों के प्रदर्शन चल रहे हैं, धरने चल रहे हैं, एजिटेशंस चल रहे हैं, और उनकी मांग जो है उसमें यही है कि एमएसपी को जो है वो आपके रिटर्न डॉक्यूमेंट का, रिटर्न जो हमारा जो अधिनियम पास हुआ है उसका हिस्सा अनिवार्य रूप से बनना चाहिए, ताकि भविष्य में कभी कोई उसके ऊपर में किसानों को अनिश्चितता का सामना न करना पड़े। ये बात अपनी जगह दुरुस्त रहते हुए भी हमें इन सब बातों का इंटरव्यू बोर्ड में जिक्र करने से बचना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप जो उनकी अपेक्षाएं होती है वो यही होती हैं, अगर हम उसको समराइज करना चाहें कि टू द पॉइंट आप बात करें, वहां पर अपनी एक सकारात्मक छवि रखें, मैनेजमेंट की पॉलिसी का समर्थन करें, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में आलोचनात्मक ना हो बहुत ज्यादा, और अगर कोई प्रश्न आपको मालूम नहीं है उसका उत्तर, तो उसे आप सॉरी कह करके अगले प्रश्न को आप आमंत्रित कर सकते हैं। उससे आपको मौका मिलेगा कि अगले प्रश्न पर, नहीं तो आप उसी प्रश्न में उलझ जाएंगे, आपके अंदर में डिप्रेशन आने लगेगा और कुल मिलाकर के आपकी जो प्रस्तुति होगी वो बिगड़ सकती है।
तो उससे बचने का उपाय यही है, और ये बड़ा स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति को हर प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं होता कई बार, तो इसको बड़े ही स्वाभाविक रूप से लेना है। और एक प्रामाणिक व्यक्ति की, एक ऑनेस्ट व्यक्ति की जो छवि वो उभर करके पूरे इंटरव्यू से आपके सामने में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल साहब, आपने बड़े ही सरल तरीके से और स्पष्ट तरीके से साक्षात्कार में शामिल होने के लिए हमारे साथियों का काफ़ी मनोबल बढ़ाया है और बहुत सारी चीज़ों को आपने आसान कर दिया है। अगर इन चीज़ों पे जो हमारी चर्चा हुई है, अगर हमारे साथी जो है इसका उपयोग करते हैं, इसकी इस हिसाब से तैयारी करते हैं, तो निश्चित तौर से उनकी सफलता जो है सुनिश्चित हो पाएगी। आपके इस मार्गदर्शन के लिए मैं सभी साथियों की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ। सर, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथियों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे या शुभकामनाएं देना चाहेंगे, प्लीज़ पाटिल साहब। जी हाँ विजय जी, अंत में मैं जो भी प्रतिभागी हैं, जो भी प्रतियोगी हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, उन्हें उनके सुखमय भविष्य के लिए, साक्षात्कार में सफल होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज से ठीक 4 दिन के बाद में, यानी 15 अक्टूबर को, हम अपने देश के भूतपूर्व और अभूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अबुल कलाम आजाद साहब की जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं। उन्होंने बड़ी एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, बट ड्रीम इज समवन विच डजंट लेट यू स्लीप। यानी सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद में आते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो उनकी इस बात से प्रेरणा लेकर के, संकल्प लेकर के, आइए हम इस बात का स्मरण रखें कि धनुष से छूटता जो बाण कब अपने पथ पर ठहरता, देखते ही देखते वो अपने लक्ष्य को भेदता। लक्ष्य प्रेरित बाण है हम, ठहरने का काम कैसा, और लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में विश्राम कैसा। बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। एक बार पुनः धन्यवाद पाटिल साहब का, जिन्होंने हमारे तमाम साथियों के लिए साक्षात्कार में किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है, कैसी तैयारी करनी है, कैसा ड्रेसिंग सेंस होना है, क्या टॉपिक पे तैयारी करनी है, इंटरव्यू लेने वालों की अपेक्षाएं क्या रहती हैं, और क्या चीज़ों को देखना है, मूलभूत तरीके से तमाम चीज़ों पे जो है आज पाटिल साहब ने रोशनी डाली है, और इसका लाभ जो है आप सभी को मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि इस चर्चा से आपका आत्मविश्वास बढ़ा होगा। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपका आत्मविश्वास बढ़ा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, या इस वीडियो का कौन सा पार्ट है जो आपको सबसे अच्छा लगा, ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्य भी है तो मंजर भी है, और चुभता मुश्किलों का खंजर भी है, आस भी है, प्यास भी है, और आने वाली कठिनाइयों का एहसास भी है, लेकिन तमाम कठिनाइयों के बाद भी उस मंजिल को हासिल कर लेंगे, क्योंकि आप सभी का आत्मविश्वास भी है, आप सभी का आत्मविश्वास भी है। अपने आत्मविश्वास को अपने साथ लेकर जाइए, साक्षात्कार का सामना बेहतरीन तरीके से करिए, और श्रीमान पाटिल साहब ने जिस तरीके से हमें मार्गदर्शित किया, उनका अनुपालन करते हुए सही तरीके से तैयारी के साथ जाइए, सफलता सुनिश्चित होगी। जी हाँ, आप सभी के सफलता और सकुशलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू सो मच।